आइए जो है आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। आज का टॉपिक है कुछ परिभाषाएँ थी, छोटी छोटी परिभाषाएँ थी। उन परिभाषाओं में जो है एक परिभाषा है, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसके बारे में आप जानते भी हैं। परिभाषा है परावैद्युत पदार्थ। आप कहेंगे सर ये बता चुके हैं आप। परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आइए देखिए, जब भी हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं अचालक पदार्थ के बारे में, कुचालक पदार्थ के बारे में। अब आप कहेंगे कि जो है कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ क्या होता है, हम आपको पहले से कैटेगराइज कर चुके हैं। जब भी हम कुचालक पदार्थ के बारे में बात करते हैं हमारा मतलब होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते अर्थात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन पदार्थों के जो परमाणुओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक से बंधे रहते हैं दृढ़तापूर्वक, राइट। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, वे कुचालक पदार्थ हैं। क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यस, क्लियर। अब साथ में क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि उनके जो है पदार्थ के परमाणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के साथ जो है दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ये क्लियर। तो वो पदार्थ कहलाते हैं कुचालक पदार्थ और उन्हें कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। ये पदार्थ जो है एक परमाणु, दो परमाणु, त्रिपरमाणु के रूप में भी हो सकते हैं, बहुपरमाणु के रूप में हो सकते हैं। मेरा मतलब ये है, जब भी हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात करते हैं ये जो है दो प्रकार के होते हैं। फिर परावैद्युत पदार्थ जो कुचालक पदार्थ के बारे में बात की हम लोगों ने, जैसे जो है रबड़ है, कांच है, कागज है इत्यादि, यस इत्यादि, और हो सकते हैं। फिर आइए बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ के प्रकार के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार दो प्रकार का होता है। नंबर एक है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। कोई दिक्कत नहीं, ये पहले कुछ है बाद पहले कुछ बात नहीं है, यानी कि कुल ना करके यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ है उसको हमने जो है दो प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है, दो प्रकार से बांटा हुआ है। क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत। ये क्लियर। अब आप कहेंगे साहब ध्रुवीय परावैद्युत क्या है। जब भी हम ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनना आप चीज को। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात हो रही है तो ये क्या है, वे परावैद्युत पदार्थ हैं जिनके अणु में, जब भी हम अणु के बारे में बात करेंगे, अणु क्या है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो जब हम अणु के बारे में बात करते हैं तो उनके अणुओं में जो धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं, ठीक है। जब ध्रुवीय पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको अभी हमने दो हिसाब से जो है परावैद्युत पदार्थ को दो प्रकार से कैटेगराइज किया होगा। वो कैसे, ध्यान सुनिए आप। तो जो इनके अणु होते हैं, आइए हम यहाँ लिख देते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। इनमें क्या होता है, इनके परमाणु में जो अणु होते हैं और उनके अणुओं में जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ध्यान से देखिए आप। देखिए वो क्या होते हैं, वो जो है उनके जो केंद्र होते हैं कैसे होते हैं, यानी कि जो धनावेश है और जो ऋण आवेश है, धनावेश है और जो ऋण आवेश है, और उनके जो केंद्र कैसे होते हैं, वो संपाती नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ जो है दूरी पर जो है विस्थापित होते हैं। कहने मेरा मतलब है एक दूसरे को, उनके जो सेंटर हैं एक दूसरे को जो है कोइंसाइड नहीं करते हैं। और क्या करेंगे, वो जो है उन पर क्या होगा, एक स्थायी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
यानी इनके बीच कुछ दूरी होगी, इनके सेंटर एक में नहीं होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में कार्य करेंगे, द्विध्रुव के रूप में कार्य करेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, ये कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल किसका है, H2O का है, और जो है ढेर सारे एग्जाम्पल है, HCl है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ये क्लियर, कुल मिलाकर के हमको बात समझ में आ गई कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके अणुओं में जो धनावेश है, ऋणावेश है, उनके जो केंद्र है, उनके केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, उनके केंद्र कैसे हैं, वो कोइंसाइड नहीं करते, मतलब वो जो है अलग अलग होते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर द्विध्रुव के रूप में कार्य करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक है, जबकि आध्रुवीय पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। जबकि क्या होता है, आध्रुवीय पदार्थ में नहीं होता है। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कुछ परिभाषाएं हैं जो, आइए बात करते हैं आध्रुवीय पदार्थ। इनमें क्या होता है, इनमें जो है बहुत ध्यान से आप देखना, इनमें हम लोग कह सकते हैं हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आध्रुवीय पदार्थ के अणुओं में जो है, जो धनावेश होते हैं, ऋणावेश होते हैं, उनके केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं, मतलब कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ही केंद्र होता है। तो जो है उससे क्या होगा, ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनाएंगे। क्या होगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनाएंगे। जब दोनों का केंद्र एक ही होगा, उनके बीच कोई अल्प दूरी नहीं होगी, तो क्या होगा, द्विध्रुव का निर्माण नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आप कह सकते हैं यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ कहलाते हैं आध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जो है H2 है, N2 है, और जो है O2 है, और जो है CO2 है। ठीक है, आप जो है इज इट राइट, H2 N2 और उसके पश्चात जो है O2 और CO2 जो है, ये एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर के जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो इनके जो धनावेश है, ऋणावेश है, इनके केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। इस कारण से जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं आध्रुवीय पदार्थ। ठीक है, आध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर देखा कि जो है इस प्रकार से हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो राइट, आइए देखिए, यहाँ पर हमें इतनी बात क्लियर है कि परावैद्युत पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय और आध्रुवीय। ठीक है, इन सब परिभाषाओं को आपको शॉर्ट में समझना है, एग्जाम में परिभाषाएं आती हैं, इतनी बात क्लियर है। अब जब परावैद्युत पदार्थ को आप कहाँ रखेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो जब परावैद्युत पदार्थ को आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, परावैद्युत पदार्थों में जो धनावेश होते हैं, ऋणावेश होते हैं, वो क्या होता है, उनके बीच आपेक्षिक विस्थापन होता है। राइट, उनके बीच क्या होता है, आपेक्षिक विस्थापन होता है। इतनी बात क्लियर आपको। तो जो आपेक्षिक विस्थापन होने की जो घटना है, आपेक्षिक विस्थापन होने की जो घटना है, तो क्या होता है, ये कहलाता है वैद्युत ध्रुवण। नोट दिस पॉइंट। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। तुलना करके हम कह सकते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश, ऋणावेश के आपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को, इसमें जो है पदार्थ में क्या है, धनावेश तथा ऋणावेश के बीच आपेक्षिक विस्थापन की जो घटना है वो कहलाती है जो है वैद्युत ध्रुवण। हम कह सकते हैं वाय वैद्युत क्षेत्र में, वाय वैद्युत क्षेत्र में जो है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो देखिए आप लोग, वाय वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में जो है धनावेश तथा ऋणावेश के बीच में आपेक्षिक विस्थापन की जो घटना है वो कहलाता है परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण।
ये क्लियर? इतना आप लोग जो है ध्यान समझिए, कोई दिक्कत बताइए आप लोग, नोट करिए। ओके, इतना सा सुनने के पश्चात जो है अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है परावैद्युत। क्या है? परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, जाहिर सी बात है, परावैद्युत पदार्थ को आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और उस पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाते जा रहे हैं आप। यानी परावैद्युत पदार्थ पर आपने क्या किया, आपने जो है परावैद्युत पदार्थ पर जो है आपने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते गए। ठीक है, तब तक बढ़ाएंगे अधिकतम मान तक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है अधिकतम मान तक आप बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे साहब अधिकतम मान क्या होता है? वही ध्यान ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो है परावैद्युत पदार्थ पर जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो अधिकतम मान है, उसका जो अधिकतम मान है जिसे परावैद्युत पदार्थ जो है सहन कर सकता है, जिसे परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है, वो कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। फिर से देखिए आप, परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जो परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है वो कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है भंजक विभवांतर। ठीक है जी, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भंजक विभवांतर क्या होता है? संधारित्र के बारे में हम बात कर चुके हैं, संधारित्र की प्लेटों के बारे में बात कर चुके हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर इससे लगाया हुआ है, विभवांतर का जो है जो अधिकतम मान है जिस पर जो है जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें जो है भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाता है। आप कहेंगे साहब भंजन क्या होता है? जाहिर सी बात है, वैद्युत क्षेत्र का आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो है जिसको सहन कर पा रहा है, सहन करने के बाद क्या होगा, उसमें वो टूट जाएगा, उसकी जो है वो टूट जाएगा और वो जो है आयनित हो जाएगा। तो वो क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ चालक बन जाएगा। तो कहने का मतलब है वो कंडीशन आने के पहले तक जो संधारित्र प्लेटों के बीच में जो विभवांतर का मान अप्लाई किया गया है, जो रखा गया है और जो रखी हुई जो प्लेटें हैं उसके बीच में जो रखा हुआ परावैद्युत पदार्थ है, उन प्लेटों के बीच में आपने विभवांतर लगाया हुआ है। अब वो विभवांतर का मान जो है उस विभवांतर पर, मतलब वह विभवांतर के मान ज्ञात कर रहे हैं जहां तक जो है उसमें भंजन होने की स्थिति आने वाली ही होती है। किसमें? परावैद्युत पदार्थ में। तो वह विभवांतर कहलाता है भंजक विभवांतर। ठीक है, बाकी हम जो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके।